हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने लास्ट में पढ़ा प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक तरह से रिजल्ट है जो भी पॉलिसीज लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन की फॉलो करी गई उसका। कहने को ग्लोबलाइजेशन जनरली समझा कैसे जाता है कि जो इकोनॉमी है कंट्री की उसका जुड़ाव वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ एक तरह का ये जटिल प्रक्रिया है। ये नतीजा है उन बहुत सारी जो अलग अलग पॉलिसीज हैं उनके सेट का, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि वर्ल्ड को जो है ज्यादा चेंज करना है, ज्यादा इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी है और इंटीग्रेशन बढ़ाना है। इसमें क्या है, नेटवर्क क्रिएट होता है, एक्टिविटीज जो है उनका एक क्रिएशन होता है जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को हम क्रॉस कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का जो मुख्य एम था वो ये था कि लिंक एस्टैब्लिश करना इस तरीके से कि जो भी हैपनिंग्स हो रही है इंडिया को वो भी प्रभावित हो सके उन घटनाओं से जो कई मीलों दूर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया को एक में कन्वर्ट करना और एक बिना बॉर्डर का पूरी दुनिया तैयार करना। आउटसोर्सिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, कंपनी जो है हायर करती है रेगुलर सर्विस को एक्सटर्नल सोर्सेस, ज्यादातर बाहर की कंट्री से, जिनको पहले जो है इंटरनली प्रोवाइड कराया जाता है या कंट्री के अंदर ही, जैसे लीगल एडवाइस है, कंप्यूटर सर्विस है, एडवर्टाइजमेंट है, सिक्योरिटी है, और ये जो है जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के उनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के कारण जो आउटसोर्सिंग है वो बढ़ गई है। अभी कुछ ही 10 सालों में बहुत सारी जो ग्रोथ है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसके कारण जो है आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासतौर से आईटी के क्षेत्र में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस जिनको हम पीपीओ या कॉल सेंटर्स कहते हैं, रिकॉर्ड रखना है, अकाउंटेंसी है, बैंकिंग सर्विसेज हैं, म्यूजिक रिकॉर्डिंग है, फिल्म एडिटिंग है, बुक की ट्रांसक्रिप्शन है, क्लिनिकल एडवाइस है, यहाँ तक कि टीचिंग जो है ये सब अब आउटसोर्स करी जा रही है कंपनीज के द्वारा डेवलप कंट्रीज में के द्वारा इंडिया के अंदर। मतलब बाहर की जो कंट्रीज है वो अब आउटसोर्सिंग इंडिया से करवा रही हैं। मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन के कारण जो लिंक्स हैं जिसमें इंटरनेट, टेक्स्ट, वॉइस और विजुअल डेटा जो है ये सब शामिल आता है, इन सब सर्विस को एक तरह से डिजिटाइज कर दिया गया है और ये जो है ट्रांसमिट हो जाती है रियल टाइम में, चाहे कॉन्टिनेंट्स में हो या नेशनल बाउंड्रीज में। ज्यादातर जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, यहाँ तक कि जो छोटी कंपनीज हैं वो भी आउटसोर्स कर रही हैं अपनी सर्विसेज इंडिया को, जहाँ सस्ते दाम पर उनको जो है अच्छे काबिल लोग मिल जाते हैं और उनका जो काम है बहुत एक्यूरेसी के साथ होता है। जो दाम है, जो रेट्स हैं वो बहुत कम है, स्किल मैन पावर जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग है वो एक तरह से जो हमारा पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है उसमें इंडिया एक उनके लिए डेस्टिनेशन बन गया। अब बॉक्स 3.2 में आपके दिया है ग्लोबल फुटप्रिंट। ग्लोबलाइजेशन के कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो हैं अपने एक तरह से पंख फैला रही हैं और कंट्रीज। 2000 के अंदर टाटा टी सरप्राइज कर देती है पूरी दुनिया को। उसने जो है यूके बेस्ड जो टेटली थी उसको एक्वायर किया, इन्वेंटर जो टी बैग का था, और उसका लगभग 1870 करोड़ में जो है उसको एक्वायर कर लिया। 2004 में जो टाटा स्टील थी उसने सिंगापुर बेस्ड नैट स्टील को जो है परचेज कर लिया लगभग 1245 करोड़ में, और जो टाटा मोटर्स थे उन्होंने कंप्लीट किया देवू के हैवी कमर्शियल व्हीकल यूनिट था साउथ कोरिया में, उसको खरीद लिया 448 करोड़ में। VSNL जो है अब वो एक्वायर कर रहा है टाइको अंडरसी केबल नेटवर्क 572 करोड़ में, जो लगभग 60,000 किलोमीटर कंट्रोल करेगा अंडर सी केबल नेटवर्क को इन 3 कॉन्टिनेंट्स के। जो टाटास हैं वो ये भी प्लान कर रहे हैं 8,800 करोड़ को फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट करने के लिए और स्टील या पावर प्लांट्स में बांग्लादेश के। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1995 में और ये एक तरह की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन थी गैट की, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की। गैट जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में, तब इसमें 23 कंट्रीज थी और ये एक तरह की ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी ताकि जितने भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको जो है एडमिनिस्टर किया जा सके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाए, हर कंट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग पर्पस के लिए। WTO से ये उम्मीद करी जा रही थी कि वो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिमी जो है उसको एस्टैब्लिश करेगा जिसमें नेशंस जो हैं रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं ट्रेड पे अपनी मर्जी से। साथ ही साथ
इसका मेन पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाए, जो ट्रेड्स हैं सर्विसेज के उनको बढ़ाए, ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो वर्ल्ड के रिसोर्सेज का सही तरीके से और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। जो WTO था उसके जो एग्रीमेंट्स थे उसमें जो क्या क्या चीज़ें कवर हो रही थी, ट्रेड गुड्स में और सर्विसेज में, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड को, टैरिफ हटाकर और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी हटाकर पूरा अच्छा मार्केट प्रोवाइड किया जाए, ताकि सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको पहुंच हो सके। एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होने के नाते WTO का इंडिया जो है सबसे आगे था। जो फेयर ग्लोबल रूल्स बनाए जा रहे थे या रेगुलेशंस या जो सेफगार्ड्स थे या फिर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनके हितों को ध्यान करने के लिए, उनको बनाने के लिए इंडिया सबसे आगे था। इंडिया ने जो है अपने कमिटमेंट्स को पूरा रखा, जो भी लिबरलाइजेशन थे ट्रेड का उनके प्रति जो WTO में बनाए गए थे, उसने अपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोर्ट्स पे थे उनको हटा दिया और टैरिफ रेट्स कम कर दिए। कुछ स्कॉलर्स जो है सवाल उठाते हैं कि इंडिया की जो यूजफुलनेस है एक WTO के मेंबर होने के नाते, वो जो है एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है इंटरनेशनल ट्रेड का जो कि डेवलप्ड नेशंस में उभर रहा है। वो ये भी कहते हैं कि जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज जो है कंप्लेंट फाइल करती हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे जो उनकी कंट्रीज में दी जा रही हैं, वहीं डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो चीटेड फील करती हैं क्योंकि उनको मजबूर होकर जो है अपने मार्केट्स को खोलना पड़ता है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, पर उनकी जो है पहुंच नहीं है उन मार्केट्स तक जो डेवलप्ड कंट्रीज। आपको क्या लगता है इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स के दौरान कैसी रही, उसका एक आकलन है। ये जो एक बदलाव की प्रक्रिया थी इसको लगभग 1.5 दशक लग गया था जब से ये शुरुआत हुई थी इसकी। अब ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी की इस पीरियड के दौरान कैसी रही। इकोनॉमिक्स में जो ग्रोथ होती है इकोनॉमिक की उसको हम आकलन उसका करते हैं GDP से। अभी आपकी बुक में टेबल 3.1 दी गई है। ये टेबल आपको बताती है कि जो ग्रोथ है GDP की वो अलग अलग पीरियड्स के दौरान कैसी रही। जो ग्रोथ GDP की थी वो बढ़ी थी, 5.6% थी 1980-91 में, जो कि 6.4% हो गई थी 92 से 2001 में। ये दर्शाता है कि एक इंक्रीज हो रहा था ओवरऑल GDP ग्रोथ में रिफॉर्म पीरियड के दौरान। इसी रिफॉर्म पीरियड के दौरान जो ग्रोथ था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का वो कम हो गया, जबकि ग्रोथ सर्विस सेक्टर की बढ़ गई थी। ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ जो है मेनली किससे चल रही है, ग्रोथ जो सर्विस सेक्टर है उसके कारण। जो 10th प्लान आया 2002 से 7 तक का, उसमें मेनली जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि जो GDP ग्रोथ रेट है वो 8% तक होना चाहिए। अब 8% लाने के लिए, इतना हाई ग्रोथ रेट के लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स को ग्रो करना पड़ेगा। रेट उनका क्या होना चाहिए, 4, 9.5 या 9.1 परसेंटेज पॉइंट्स, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। कुछ स्कॉलर्स ने ये एप्रीहेंशन रेज किए कि प्रोजेक्शन इस तरह का हाई रेट्स जो ग्रोथ का है वो सस्टेनेबल नहीं, मतलब एक तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। जो ओपनिंग हुई इकोनॉमी की उससे क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शामिल होता है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, अब वो बढ़ चुका था लगभग 100 मिलियन US डॉलर से, जो कि 1991 में था, वो अब हो गया था 150 बिलियन डॉलर 2003-4 में। बहुत ज्यादा बढ़त हुई थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, लगभग US6 बिलियन जो 1990-91 में था वो 125 बिलियन हो गया था डॉलर्स 2004 और 5 में। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इस पर पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया जो है एक तरह से सक्सेसफुल एक्सपोर्टर के तौर पे भी देखा जा रहा था, ऑटो पार्ट्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का, IT सॉफ्टवेयर में या टेक्सटाइल्स में रिफॉर्म पीरियड के दौरान। जो राइजिंग प्राइसेस थे वो भी जो है अब कंट्रोल में आ गए थे। दूसरी तरफ जो रिफॉर्म प्रोसेस था उसको बहुत ज्यादा आलोचना मिल रही थी, इसलिए नहीं कि वो जो है कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस कर रहा था जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही थी, बल्कि जो खास तौर से एरियाज थे एम्प्लॉयमेंट के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिजिकल मैनेजमेंट के, उसमें भी। अब है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट। कहने को जो GDP ग्रोथ रेट था वो बढ़ गया था रिफॉर्म पीरियड में। स्कॉलर्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो रिफॉर्म वाली ग्रोथ थी इसने जो है इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया या इतने मौके नहीं दिए कंट्री के अंदर। इसके बारे में जो लिंक है अलग अलग एस्पेक्ट्स जो एम्प्लॉयमेंट के या ग्रोथ के रहे, वो जो है हम पढ़ेंगे अपने अगले यूनिट में। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स जो है उतना ज्यादा फायदा नहीं दे पाए एग्रीकल्चर को, जहां ग्रोथ रेट जो है कंटिन्यूस कम हो रहा था।
पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में था, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेज या रिसर्च और एक्सटेंशन शामिल है, वो जो है रिड्यूस होते जा रहे थे रिफॉर्म पीरियड में। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी उसका हटाना, उसके कारण क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई। उसके कारण जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स थे उन पर बहुत ज्यादा उसका असर पड़ा, क्योंकि WTO को जो है कमेंसमेंट किया गया था। ये जो सेक्टर है इसमें बहुत सारे जो है पॉलिसी चेंजेस किए गए, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज में कमी की गई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी उसको हटा लिया गया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे उनको हटा लिया गया। इसका असर एक तरह से उल्टा या बुरा असर जो है इंडियन फार्मर्स पे पड़ा, क्योंकि अब उनको जो है जो इंटरनेशनल कंपटीशन था जो काफी बढ़ गया था उसे फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज जो हैं उन स्ट्रेटेजीज को लागू किया गया था एग्रीकल्चर में, तो एक तरह से शिफ्ट हो गया था। अब प्रोडक्शन जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से शिफ्ट होकर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ज्यादा हो रहा था, जिसमें कैश क्रॉप्स को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, साथ साथ फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के। इससे जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे उस पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा। एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री में कैसे रिफॉर्म हुआ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उसमें भी स्लो डाउन हुआ। वो इस वजह से क्योंकि जो डिमांड थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वो कम होती जा रही थी कई कारणों से। चीपर इंपोर्ट्स हो गए थे, इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा था नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो जिस तरह की ग्लोबलाइज दुनिया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अपने इकोनॉमिक्स जो होती हैं या इकोनॉमी से उनको खोलना पड़ता है ताकि ज्यादा फ्लो हो सके गुड्स का और कैपिटल का डेवलप कंट्री से। और जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं वो इन इम्पोर्टेड गुड्स के कारण जो है एक तरह से पिटिफुल कंडीशन में आ जाती है। चीपर इंपोर्ट्स के कारण जो डिमांड होती है डोमेस्टिक गुड्स की वो रिप्लेस हो जाती है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंपोर्ट से। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जिसमें पावर सप्लाई है वो उतनी पर्याप्त नहीं होती इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरह से ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देता है, फ्री मूवमेंट जो है गुड्स का, सर्विसेज का फॉरेन कंट्रीज से, जिसके कारण बुरा प्रभाव पड़ता है लोकल इंडस्ट्रीज पे या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर। कहने को जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया है उसकी अभी उतनी पहुंच नहीं है डेवलप कंट्रीज तक के मार्केट तक, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे कहने को जितने भी कोटा रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट्स पर टेक्सटाइल्स के या क्लोथिंग के वो रिमूव कर लिए गए हमारी साइड से। यूएसए ने अपना जो कोटा रिस्ट्रिक्शन है उसे नहीं हटाया है जो इंपोर्ट हो रहा है टेक्सटाइल्स का इंडिया से या चाइना से। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हर साल गवर्नमेंट जो एक टारगेट फिक्स करती है डिसइन्वेस्टमेंट का, पीएसयूज का। अब 1991-92 में टारगेटेड हुआ था कि मोबिलाइज किया जाए 2500 करोड़ को डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू के। गवर्नमेंट जो है वो मोबिलाइज कर पाई 3040 करोड़, जो टारगेट था उससे ज्यादा। 1998-99 में टारगेट था 5000 करोड़ का, जबकि अचीवमेंट हुआ 5400 करोड़ का। तो क्रिटिक्स ये पॉइंट आउट करते हैं जो एसेट्स हैं पीएसयूज के उनको अंडर वैल्यू किया जा रहा है और उनको सोल्ड कर दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। इसका मतलब क्या है, एक तरह का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को। साथ ही साथ जो प्रोसीजर जो डिसइन्वेस्टमेंट है उनके जो प्रोसीड्स हैं उनको यूज किया जा रहा है जो शॉर्टेज है गवर्नमेंट की रेवेन्यू को उसको पूरा करने के लिए, बजाय उसको पीएसयूज के डेवलपमेंट में लगाने के या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाने में कंट्री के अंदर। फिर आती है रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसीज। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे, अब उन्होंने क्या था, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी ग्रोथ पर लिमिट लगा दी थी। खास तौर से सोशल सेक्टर में जो टैक्स रिडक्शन थे रिफॉर्म पीरियड में, उनका मेन एम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा इनकम हो और टैक्स इवेजन को कम किया जा सके। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, ना तो टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट के लिए इनकम बढ़ पाई, साथ ही साथ जो रिफॉर्म पॉलिसीज थी उसमें जो टैरिफ रिडक्शन हुआ उससे क्या हुआ, जो एक रेवेन्यू बढ़ने का कस्टम ड्यूटीज के थ्रू स्कोप था वो भी कम हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स जो हैं अब वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको प्रोवाइड कराए जा रहे थे, जिसके कारण जो टैक्स रेजिंग रेवेन्यूज थे या टैक्स रेवेन्यूज जो थे उनके बढ़ने का स्कोप था वो और कम हो गया। इससे एक नेगेटिव असर पड़ा डेवलपमेंटल और वेलफेयर के जो खर्चे थे उनके ऊपर। तो कंक्लूजन हमारा इस चैप्टर का ये निकलता है कि जो प्रोसेस था ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज के
नतीजा जिसे हम कहते हैं, उसने पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों ही दिखाए, इंडिया के लिए भी और बाकी कंट्रीज के लिए भी। कुछ स्कॉलर्स ये तर्क देते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको एक मौके के तौर पे देखना चाहिए था कि हमारी ग्लोबल मार्केट्स तक जो है पहुंच बढ़ गई, टेक्नोलॉजी जो है हमारी ज़्यादा एडवांस हो गई, जो पॉसिबिलिटी है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज की हैं अब वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गई थी इंटरनेशनल एरेना में, उनकी भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो क्रिटिक्स ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक तरह की ऐसी स्ट्रैटेजी थी डेवलप्ड कंट्रीज की कि अपना मार्केट और कंट्रीज में फैला सके। उनके अनुसार उन्होंने जो है जो एक तरह से वेलफेयर थी या जो पहचान थी लोगों की पुअर कंट्रीज की, उनको जो है कॉम्प्रोमाइज कर दिया। साथ ही साथ ये भी पॉइंट आउट किया कि ये जो मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन था इसने एक तरह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो नेशंस हैं या जो लोग हैं उनके बीच में काफी बढ़ा दी। इंडियन संदर्भ में देखा जाए तो कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि ये जो क्राइसिस हुई थी अर्ली 1990s में, ये बेसिकली ये जो इनइक्वालिटीज हमारी गहराई तक जो है इंडियन सोसाइटी में जो बनी हुई है उसका नतीजा थी। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इनिशिएट करी गई कि उस क्राइसिस के बदले में जो गवर्नमेंट के द्वारा करी गई, जिस तरह का बाहरी हमें एक पॉलिसी पैकेज की सलाह मिली, उसके आधार पर हमने जो अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज जो है लागू करी या इनिशिएट करी, उसका नतीजा रहा। साथ ही साथ जो इनकम थी, क्वालिटी थी कंजम्पशन की, अब वो जो है बढ़ी तो लेकिन सिर्फ हाई इनकम ग्रुप्स के लिए, और जो ग्रोथ थी वो कहाँ एक तरह से ज्यादा हो गई, कुछ सिलेक्टेड एरियाज में, सर्विस सेक्टर में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटीज में, रियल एस्टेट में, ट्रेड में, बजाय जो मेन वाइटल सेक्टर्स थे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, जो एक्चुअल में लाखों लोगों को कंट्री के अंदर जीविका देते हैं। अब यहाँ बॉक्स 3.3 में सीरीसिला ट्रेजेडी बताई है। लिबरलाइजेशन का हिस्सा, यह कहना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन तीनों का एक हिस्सा होने के कारण गवर्नमेंट ने जो है अपने पावर सेक्टर को रिफॉर्म करना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो इन रिफॉर्म्स का रहा वो एक था कि पावर जो टैरिफ था उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। जो पावर लूम्स थे जिसपे बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कॉटेज पे या स्मॉल स्केल सेक्टर पे निर्भर करते थे, अब उनको जो है पावर एनर्जी जो है एक तरह से सब पावर एनर्जी से ही चलता था। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जो हाई टैरिफ हुआ उसका असर उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। जहां एक तरफ पावर सेक्टर जो रिफॉर्म्स थे उनने टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, वहीं जो पावर प्रोड्यूसर थे अब वो उतनी क्वालिटी की पावर जो है पावर लूम इंडस्ट्री को देने में नाकामयाब रहे। जो वेजेस थे पावर लूम वर्कर्स के वो डायरेक्टली लिंक थे किससे, जो प्रोडक्शन हो रहा था क्लॉथ का। तो पावर कट का मतलब क्या हो गया कि जो बुनकर थे उनके वेजेस में कटौती हो गई, जो पहले से ही टैरिफ का इतना बढ़ने से परेशान थे। इससे क्या हुआ, जो जीविका थी वीवर्स की या जो 50 पावर लूम वर्कर्स थे उनकी इतनी ज्यादा क्राइसिस बढ़ गई कि उन्होंने जो है सुसाइड करना शुरू कर दिया स्मॉल टाउन कॉल्ड सिरसिला में, आंध्र प्रदेश के। तो आपको क्या लगता है कि पावर टैरिफ नहीं बढ़ाना चाहिए, और आपके ऐसे क्या सजेशंस होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं इनकी अपनी अगर मुनाफा इनको जो है इम्प्रूव करना है तो उसके लिए वो क्या करें। बस अब अपने चैप्टर का एक बार रिकैप देख लेते हैं कि जो इकोनॉमी हमारी इंडिया की प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी वो कौन कौन सी थी। एक तो फॉरेन एक्सचेंज का कम होना, इंपोर्ट्स का बढ़ना बिना एक्सपोर्ट्स से मैच किए हुए, बहुत ज़्यादा महंगाई होना। इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस लाए 1991 में, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी और प्रेशर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF इनसे पड़ रहा था। हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी उसमें जो मेजर रिफॉर्म्स थे वो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेक्टर में किए गए। जो बड़े एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स थे उसमें था फॉरेन एक्सचेंज का डीरेगुलेशन करना और इंपोर्ट करना जो है उसको लिबरलाइजेशन करना। जो परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की उसको इम्प्रूव करने के नजरिए से एक कंसेंसस जो है ये बना कि मतलब सहमति बनी कि उसका रोल जो है उसको कम किया जाए और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाए। ये डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू किया गया और लिबरलाइजेशन के स्टेप्स के थ्रू। ग्लोबलाइजेशन जो है वो जो भी नीतियां थी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन उसका नतीजा था। इसका मतलब क्या है, जो इकोनॉमी है कंट्री की उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लाना।
आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ी बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे उभर के आया। जो ऑब्जेक्टिव था WTO का वो मेनली ये था कि एक रूल एस्टेब्लिश किया जाए, जो कि यानी रूल बेस्ड ट्रेड रेजिमी जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो सके सही तरीके से। ये जो रिफॉर्म्स थे इन टाइम पे, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की ग्रोथ थी वो बहुत कम हो गई थी, सर्विस सेक्टर में हाँ ग्रोथ बढ़ गई थी। रिफॉर्म्स का फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा नहीं हुआ। डिक्लाइन जो है देखने को मिला पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इस सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ कम हो गई थी, क्योंकि चीपर इंपोर्ट्स और लोअर इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से अवेलेबल। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।